hope you are well. Today we study even 27 approach in physiology. And you are aware we are discussing the behavioral approach to counseling. इस लेक्चर में हमने behavioral approach के साथ हम कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स का करें और मेनली नेक्स्ट लेक्चर में स्पेसिफिक जनरल टेक्निक्स की बात करें. आज से मैं कोई सी जो चर्चा करता हूं उसमें आज होगी और हम आगे बात करें. आज बात करेंगे थेरेपी के बारे में. क्या थेरेपी है तीनों अप्रोच और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी शुरू किया है. सबसे पहले देखने का निश्चित बड़ा था उसके बाद बात करेंगे. So this section sit on techniques that behavioral therapists do while they are interacting and team business. Then as well as approach to sleep. As Richard is concerned, we focus about team force. Force की operation के बाद हम can use them opposite negative. So all the forces having reinforcement. The purpose of research is to increase our strength and desirable behavior. देखो भी कुछ आपको पॉजिटिव व्यूज देते हैं मिलता है. जनरली इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप किसी ऑफ के बारे में अगर आप जैसे रिश्ते वाली थी बात बहुत ऑफ जैसे जल्दी आई किसी थिंग जो डायरेक्ट नहीं है बट डू नॉट शेयर सम पनिशमेंट ऑन बिहेवियर बात. तो दो तरीके से बोल रहे हैं लेकिन आप अपनी एक ही बिहेवियर की होता है. डिफरेंट डिजिटल यूज पॉजिटिव सेट और नेगेटिव रीड और एक और टेक्निक का बात करते हैं. So we also talk about shaping behavior, actually shaping behavior very mentioned and also try to realize what has been learned in certain real life situation to work and input of other people in client's life. इसी तरह से हमने बात की एक्सटिंक्शन, मेंटेनेंस और पनिशमेंट की. एक्चुअली ये कि आप ऐसे बिहेवियर से रोज से लेते हैं which is not desirable और फिर बिहेवियर द्वारा खत्म हो जाता है. Essentially punishment is not appreciated to punish है उस आप बिहेवियर को कर सकते हैं लेकिन उसे नेगेटिव मोड रिएक्ट होता है. उससे एक्सटिंक्शन है होता है. Very important to specific techniques that are used in behavioral approaches for specific concern of people of dissatisfaction. To this life person to feel object और जैसे मैं फिर दूसरी की बात की स्ट्रेस इंजरी बंदी ऑफ एंड टू एक्सटेंड बाय वर्क और वर्क ने उसमें डिस्ट्रैक्शन को फिर रिलैक्सेशन बात किया. इसलिए हम वर्जन टेक्निक की बात की about the other of question and still was you are associate one undesirable to undesirable behavior of undesirable behavior to follow. Apart from this area talk about some technique for example fitness और इसके साथ हम environmental planning की बात की और उसके बाद हम social learning की जिम्मेदारी हुई है. ट्रेनिंग आप social training देते हैं so the person could environmental use area and things efficient. इसलिए हमने स्पेसिफिक जनरल टेक्निक्स वर्क कॉम्बिनेशन टेक्स्ट की भी बात की. बहुत स्टॉपिंग इसमें मतलब है कि अगर क्लाइंट को जाता है आप सोचो आपके पैदा करके ऐसा करते हैं आप इसको अपने ऊपर यूज करें एंड द क्लाइंट इज डेफिनेटली मी और सुधार कर तो बता देगा कम क्रिएट नॉइज से स्टॉप उसको इंटर कर देता है नेटवर्क को. और तब हमने स्ट्रेस ना की बात में ओपन डिजास्टर बात हैं रिड्यूस स्ट्रेस इस सबसे एम्पावर करना चाहते को इम्यूनिटी हेल्प प्रोवाइड कर देते हैं. एंड देन फाइनली टॉक अबाउट कॉग्निटिव रिसर्च वेयर यू रिस्क योर एडिशनल एंड सेकेंडरी लीड एंड कॉस्ट. दिस ऑल अबाउट बिल्ड प्रोसेस और साथ में कुछ सभी कुछ अगले शामिल. आज हम डायरेक्ट की बातें कुछ पहले थोड़ा टाइम हम लाएंगे वेयर टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ बिहेवियर कोचिंग. आप देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम जिस चीज करते हैं ग्रोथ करते हैं और उसका एवल्यूएशन करते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ बिहेवियर कोचिंग. फर्स्ट ऑफ दे नोट फॉर योर इफेक्टिवनेस वेरी इफेक्टिव से क्या बात बिकॉज़ सो मेनी टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर हेल्प करते हैं एंड बिल्डिंग दिस आप जनरल टेक्निक्स हैं इन एस्पेक्ट्स जो खास करके फोबिया मेंटेन में सर्विस में रिडक्शन में आप यूज करते हैं. तो हमें आपको नजर है सो सो मेनी अवेलेबल प्रोटेक्टिव यूज. ये अगर आप चाहें तो आप अपनी जिंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स हल करने के लिए आप इस हैबिट्स को बनाने के लिए इन्हें से मारते हैं डॉक्टर हेल्प ऑफ काउंसलर. और दूसरी चीज अभी चली है एक्शन टू मेगा एट दिस टाइम साइबरनेस की तरफ आपको नहीं चाहिए तरीके की है शॉर्ट डिस्कशन द माइंड ऑफ फ्यू रिक्वायर्ड और बर्ड सेंस हो स्पेशल दिखाई है उसका प्रॉब्लम है उससे सॉल्व कर सकता है. द मेंटेनेंस ऑफ बिहेवियर इज एंड आप डेंजर बिहेवियर एंड इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग एजुकेशन सिंपल जो कहते हैं रिक्वायर्स ट्रेनिंग सिस्टम आ रही है कि सपोर्ट बस से हेल्पर्स को थोड़ी सी लेकर स्टेबलिश हैं कि आपकी लाइफ को एडिट कर सकें. और इवन आप क्लाइंट को बता दें क्लाइंट भी एक्सेस करता है और अगर आप उसको बता दें जैसे फैमिली को बताते हैं और जो फ्रेंड्स हैं कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं तो अचीविंग द गोल बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस. इट इज नॉट इजी टू दैट इज व्हाई इट्स एक्शन एंड दैट इज दैट empirical techniques या empiricals a lot of research has been generated on behavior happening. आपने इससे सब रिसर्च करें चैनल्स में behavior और इससे वो इज वर्क को एक्शन प्रॉब्लम को हल करने और क्लब ट्रेडिशनल में ईटिंग डिसऑर्डर को स्टडी जनरेट लोगों इन सब के साथ बहुत अच्छा लिखा है कि ये बहुत ज्यादा खराब है. So they are quite useful for readers can be very demonstrate for the effective scale of guidance. Last point is that the direct application is another strength of behavioral approach. अपन डायरेक्ट बात करते हैं तो टाइप ऑफ पेशेंट स्पीशीज ऑफ ये बहुत सारे ऑर्गन हम जैसे डिप्रेशन से डिसऑर्डर्स लर्निंग ऑटिज्म के डिसऑर्डर में उसकी आवश्यकता जो है वो साइकोसोशल डिस्क्रिप्शन इंप्रूवमेंट मामला है तो काफी प्रॉब्लम्स में हम है ठीक है और सारे फ्रेंड्स के साथ कॉल करें हम जिंदगी में इस्तेमाल करें स्टूडेंट के साथ लोगों के साथ इसका इक्वली यूजफुल जो है हमें असर नजर आ रहा है. और फिर कुछ में डिफरेंस यूज कर सकता है और ज्यादा लोग नहीं होते कि बिहेवियर कैन यूज सक्सेसफुली. लेकिन अब तक टेक्निक जो है उसके जहां फायदे होते हैं उसके प्रॉब्लम्स नहीं होते. इनिशियली दे स्टार्टेड एज अ अगर मसला रिस्पांसिबिलिटी कोई मैकेनिकल और अपने दो करते हैं वो रश में एक दूसरे से वो क्वेश्चन एथिकल फॉर वन ह्यूमन पर एनर्जी है कि बात है कि हम क्वेश्चन करें जैसे कि किसी को है वन द दैट हैज लिस्ट ओवर द मिक्स दैट यूज इन अप्रोच. सेकंड इज दैट रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड रियल लाइफ हैज बीन क्रिटिसाइज्ड. इन लाइफ में सारी फोर्स नहीं होती है लगना ट्राई करें तो रिपोर्ट खत्म हुई कुछ भी रिपोर्ट में सेट हुआ है इंक्रीज हुआ है तो उससे बट उससे तो फिर खराब हो गया आपको रिपोर्ट मिल जाती है अपने शो पहले उससे पहले तो वो नेगेटिव फीलिंग्स हो रही हैं एंड पर्सपेक्टिव के लिए रिपोर्ट लगी नहीं मिली उसको खराब कुछ. सो ये एक प्रॉब्लम है रीजन में बगैर है बिहेवियर में रहता है. ऑल्दो सेड माय रिसेप्शन दैट इज दैट टू लाइफ ऑफ माइंड और मेंटल सिचुएशन और किसी जाती है वहां पे जो भी जाए बता रहते हैं आप भी पूरा फटाया करें बट अगेन दिस इज दैट दैट इज द पीपल स्टॉप प्रैक्टिसिंग आल्सो जब हम स्टार्ट करते हैं वो देते हैं तो एवर हैज हैड इज दैट नीड टू बी जस्ट यूज क्लियरली सेल इफेक्ट ऑफ रिपोर्ट कंसर्न एंड दैट इज इट डज डील विद टू पर्सन जस्ट डील्स विद द symptoms from behavior जो कि साइंस नजर आ रहे हैं उनकी नहीं तो प्रॉब्लम है कुछ प्रॉब्लम है किसी की वो जानना है सिम्टम ही है ये प्रॉब्लम शो कर रहा है बिकॉज़ दैट मे बी इंडिकेटिंग ऑफ बिटवीन द पर्सन फैमिली मेंबर्स.
तो आप इसको देखते हैं, हो सकता है कि मसला ना कॉल टू द प्रॉब्लम और दूसरी क्या है दैट सो डू नॉट इन टू इस आप पहले नॉट कर देखते हैं आप जब ना कोई नॉट अबाउट एंड एज इट ब्रिंग्स तो ऐसे आप एक आंसर जो है उससे स्ट्रेट अप्लाई को इग्नोर करते हैं एंड प्रॉब्लम इज दैट नॉट अंडर कंट्रोल कंडीशंस इट इज लिंक्ड विद द प्रीवियस जो बात मैंने कही थी कि ये रीइंफोर्समेंट और एक्सपेरिमेंटल लैब जो है उसके साथ ज्यादा इसका अच्छा असर देखा गया है व्हेन एवरीथिंग इज इन कंट्रोल दैट इज व्हाई यू गेट साइंटिफिक एविडेंस फॉर योर आउटकम्स लेकिन वही एक चीज प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है कि बिकॉज देन इट बिकम्स वेरी आर्टिफिशियल. The final point is it doesn't consider developmental stages. Skinner believes that everything is related with learning and learning principles and acquisition learning is universal. तो developmental stage जैसे psychoanalysis की बात करता है और किस तरह से हर stage के साथ different behaviors are linked, behavioral concepts are more concerned with that. So this was all about behavioral approaches, लेकिन इसकी अहमियत जो है वो still is very obvious. सबसे ज्यादा कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोचेस जो हैं वो यूज की जाती हैं आजकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए और बहुत सारे सिचुएशंस में इनको यूज किया जा सकता है और जैसा मैंने पहले कहा अगर आप चाहें तो अपने स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं बच्चों की प्रॉब्लम्स का हल इससे बेहतर तरीके से किया जा सकता है. आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट रियलिटी थेरेपी. दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस दैट हैव बीन रिसेंटली डेवलप्ड इन कॉग्निटिव बिहेवियरल डोमेन. सो रियलिटी थेरेपी इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Basically, reality therapy emphasizes change people can make their actions and thoughts. और ये कहा जाता है कि reality therapy is in fact choice therapy because it gives you that issue that people are independent, free to choose for themselves. So they are independent in their choices. और अगर नहीं है उनको होना चाहिए. और वो choices जो हैं determine the change that they can bring in their life. और वो change है वो होनी चाहिए within the domains of reality, within the boundaries of reality. Reality में क्या possible है वो चीज जो है वो अपनी लाइफ में लानी चाहिए and it is only possible with their own choices. Basically, reality therapy जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि it has a existential heart and the phenomenological base because it deals with your phenomenology because it maintains that subjective experience and your inner world will determine your perceptions. And your inner world and your perceptions will determine your choices which are responsible for bigger change in your life. So it is action-oriented approach to counseling that you have to do something, you have to make choices, you have to be responsible for them. So it is action-oriented, concrete, didactic, directive, behavioral and cognitive. It has all of these dimensions or you have to be didactic. There is a lot of talk between client and counselor or direction that is also being provided by the counselor. आपको तस्वीर दिखा रही हूँ. विलियम ग्लेसर हु इज द फाउंडर ऑफ रियलिटी थेरेपी इन फैक्ट डेवलप्ड रियलिटी थेरेपी 1965. थोड़ा सा पढ़ते हैं विलियम ग्लेसर के बारे में और उसके बाद हम बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट रियलिटी थेरेपी के उसके बारे में डिस्कस करेंगे. विलियम ग्लेसर वाज बोर्न इन क्लेवलैंड ओहायो इन 1925. ओहायो इज अ स्टेट इन यूएसए. ही describes his childhood a happy one and uneventful. He had a good relationship with his parents and his sibling and he was the youngest and third child. And he was greatly interested in sports and used to play bands, etc. तो उसका एक जो हमें पता चलता है कि बचपन अच्छा गुजरा. Then he did masters in clinical psychology in 1948. लेकिन उसके बाद वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में डॉक्टरेट करना चाहता था but his thesis was rejected. उसकी वजह से फिर मेडिकल की तालीम शुरू करी. So he got admission in medical degree. So after obtaining medical degree, he finished his psychiatric residency from UCLA, University of California, that is in Los Angeles, in 1957. In the 1960s, he began to formalize his approach to counseling, और उसका नाम है reality therapy. But he was very critical of psychoanalysis at that time. उसने फील किया कि जब उसने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए तो क्लाइंट काफी कम था. उसकी वजह ये थी because he was not practicing at that time psychoanalysis. और ये जो टाइम था जिसके psychoanalysis के बूम का टाइम था. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ही when he was criticizing psychiatry, he said conventional psychiatry based too much arguing over how many diagnoses can dance at the end of a case history. यानी पर्पस क्या है केस हिस्ट्री लेने का. जब आप किसी की केस हिस्ट्री लेते हैं उसके बाद इतने सारे डायग्नोसिस जो है बीमारियों के लिए बंदा जो है वो अपना बीमारी में मुब्तला है आप क्लाइंट को उन बीमारियों में कैटेगरीज में ट्रैप कर देते हैं. सो ही वाज अगेंस्ट अप्रोच एंड ही वाज आल्सो अगेंस्ट साइकोएनालिसिस एंड ही वाज सपोर्टेड बाय वन ऑफ हिज सुपरवाइजर्स हुज नेम वाज हैरिंगटन. और हैरिंगटन ने हेल्प की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रियलिटी थेरेपी के वो डेवलप करने में. सो ही डेवलप्ड हिज ओन अप्रोच दैट इज नोन एज रियलिटी थेरेपी बिकॉज ही बिलीव्स दैट पर्सन शुड बी एबल टू मेक चॉइसेस और हमारी जो इनर वर्ल्ड है वो चॉइसेस डिटरमिन करती है और वो चॉइसेस जो हैं वही हमें इस काम में ब्रिंग अ चेंज इन लाइफ विद इन द realm of reality or we could make a reality what is desired. That is why I call it reality therapy. His ideas were expressed in his books Mental Health or Mental Illness. It was written in 1961 and then another famous book Reality Therapy, A New Approach to Psychiatry, that was written in 1965. Soon after writing this book, he founded the Institute of Reality Therapy in California, USA. And apart from these two books, he wrote other books also which dealt with different and diverse problems. और अगर हम ये देखें तो हमें नजर आता है कि रियलिटी थेरेपी को उसने कहाँ यूज करने की इंडिकेशन दी है. फॉर एग्जांपल व्हेन ही रोट वन बुक व्हिच इज कॉल्ड स्कूल विदाउट फेलियर in 1969, it really is related with the problems of children.
और ऐसे स्कूल्स जिनमें फेलियर ना हो आप कैसे डेवलप कर सकती हैं. Another book was written in 1972 that is called The Identity Society. So you are discussing the problems of identity that a human being could have. और नीचे मैंने आपको कहा था reality therapy as an existential heart, क्योंकि इसमें आपकी लाइफ की मीनिंगलेसनेस और आइडेंटिटी की बात की जाती है. इसलिए इट इज रिलेटेड विद somehow with the principle of existential. और हमें भी नजर आता है कि क्लाइंट और काउंसलर के रिलेशनशिप की बात होती है, हमें इसमें डोमेस्टिक क्लाइंट सेंटर थेरेपी का फ्लेवर भी नजर आता है. Another book he wrote in 1976 which is called Positive Addiction. He maintained that addiction is always not bad. क्योंकि there could be some positive addiction. The example are jogging and meditation. If you get yourself involved in these kind of positive addictions, तो उससे you can make your physical and mental health better. And then another book was Control Theory, which was written in 1984. Basically, in 1981, he started relating his ideas with Control Theory. और Control Theory की बात करता है, उसमें बताती है कि the control is generated within the person. और इसलिए the person is capable to make choices for ultimately for his change. So now I'll be discussing the view of human nature as has been narrated by William Glasser. His view of human nature is not as elaborate as we could say that Freudian concepts are. जिस तरह से Freud डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की बात करता है और फिजिकल स्टेज की भी बात करता है, विलियम ग्लेसर यहाँ हमें वो नजर नहीं आता, बट ही प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर. And his focus is on consciousness and present. He doesn't believe in concentrating on unconscious insights. He says what is now and present should be concentrated. और इसलिए हमें ये नजर आता है कि इसकी अप्रोच जो है वो गेस्टॉर्ड एक्जिस्टेंशियल और क्लाइंट सेंटर थेरेपी के साथ मिलती है. और जब वो ये कहता है कि प्रेजेंट पर कंसंट्रेट करें, इसका पर्पस ये है कि कंसंट्रेटिंग इन प्रेजेंट यू विल बी एबल टू सॉल्व योर करंट प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे. क्योंकि आप पास्ट को तो हल नहीं कर सकते, फ्यूचर के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, तो बेहतर है कि आप प्रेजेंट पर कंसंट्रेट करें. और व्हाट इज कॉन्शियस, दिस इज इम्पोर्टेंट rather than what is unconscious and what you don't know. Another important thing is that he believes that health and growth force is within everyone and is manifested on two levels. So everyone is capable for growing. यहाँ हमें क्लाइंट सेंटर थेरेपी का फ्लेवर नजर आता है और वो दो लेवल पर होता है, on physical and psychological levels. Physical level is related with survival of human beings. When we are indulged in life-sustaining necessities, for example, when we are taking food or we are talking about shelter, these are necessities of life. They are related according to William Glasser with old brain. क्योंकि वो खुद आपकी बॉडी उसको मेंटेन करना चाहती है. That is why it is related according to him with old brain. तो न्यू ब्रेन के साथ फिजिकल नीड है वो बसता है. सो ही मेंटेन्ड के जो सर्वाइवल है दैट इज रिलेटेड विद योर फिजिकल डिमांड्स, नीड्स, फॉर एग्जांपल स्वेटिंग, डाइजेशन एटसेट्रा, और वो मेंटेन्स दैट. ऑन द कॉन्ट्ररी, साइकोलॉजिकल नीड्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड और दे आर रिलेटेड विद योर पर्पसफुल बिहेवियर. चार साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करता है विलियम ग्लेसर. वन इज बिलोंगिंगनेस. Everyone has a psychological need to belong to other people, to find love, to relate to family and friends. और ये नीड जो है वो पूरी होना ज़रूरी है so that the person could have a psychological purpose and meaning in life and have a feeling of fulfillment of his needs. The second psychological need is power. People want to have a good self-esteem. People want to compete with others and people want recognition and success in their life. So this is all related with getting power. The third one is your freedom. People are given the ability to choose for themselves. They can choose, decide for themselves, and this is one of the psychological needs. और अगर ये किसी वजह से threaten हो जाए तो people would have mental health problems. The fourth one is fun related needs. It is related with play, pleasure, learning or recreational activities, and this is also one of the great psychological needs of human beings. अब ये जो चारों psychological needs की बात करता है विलियम ग्लेसर, तो वो इनको फाइनली एक और नीड के साथ रिलेट करता है and that need is of identity. So an associated need is of identity. और identity जो है वो कब fulfill होती है? When the person is recognized by other people as a person. जब दूसरे उसको तस्लीम करते हैं, will accept him as a person, not a person who has good and bad traits, but as a person and value him, give him worth, then the person develops identity. And he talks about two kinds of identities. One is failure identity and the other is success identity. And that is determined by your socialization process. So there are two critical periods in child's lives according to William Glasser. One is between 2 to 5 years and the other is between 5 to 10 years. पहला जो 2 to 5 years तक का टाइम पीरियड है, इसमें the child is related with friends और उससे पहले भी पेरेंट्स के साथ.
And in that period, particularly, the child requires guidance, love, affection, and support. And if he is denied of those important things in his life, so the child will develop failure identity. Or similarly, 5 to 10 years की age में, the person has a need of belongingness again, but of learning also, क्योंकि इस वक्त स्कूल शुरू हो जाता है. और अगर you would have a problem of relatedness and learning difficulties, क्योंकि आप किसी माहौल की प्रॉब्लम की वजह से लर्न नहीं कर सकते, कोई और स्कूल में प्रॉब्लम्स की वजह से सही तरीके से लर्न नहीं कर सकते, and opportunities are not available to you as they are to other children, then failure identity will be developed. And his approach is generally considered very optimistic, क्योंकि he believes that life में learning is a lifelong process. His approach is not deterministic, कि अगर आप लाइफ के शुरू में 2 to 5 years और 5 to 10 years में अगर आप फेलियर आइडेंटिटी डेवलप कर चुके हैं तो आप इसको कभी अनडू नहीं कर सकते. He believes कि if you have not been able to change yourself to make choices in your life, still there is a time. So it is a positive approach. You can still do that. The last tenet of his approach is related with control theory. कंट्रोल थ्योरी में जैसा कि मैंने पहले कहा, अकॉर्डिंग टू विलियम ग्लेसर, पीपल हैव मेंटल इमेजेस ऑफ देयर नीड्स एंड दे क्रिएट देयर ओन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शंस एंड देयर फिनोमेनोलॉजिकल वर्ल्ड. इवन दे क्रिएट एबनॉर्मल बिहेवियर, फॉर एग्जांपल हेलुसिनेशंस. दे क्रिएट देम बिकॉज इट इज रिलेटेड विद देयर परसेप्शंस, देयर इनर फील्ड. लेकिन वो ह्यूमन कंट्रोल की भी बात करता है कि ह्यूमन बीइंग्स could have a control on their choices and they are responsible for that, and ultimately जो उसका दूसरा concept है कि they can bring change in their life which can become a reality for them. Now we'll see what is the role of the counselor as perceived by William Glaser and the followers. The counselor primarily serves as a teacher and model and accepting the client in a warm, involved way. So the role of the counselor is of a teacher, guide, and he at the same time is a role model. तो उसका अपना बिहेवियर भी ऐसा होना चाहिए जिसको क्लाइंट जो है वो मॉडल कर सके. एंड एट द सेम टाइम he or she accepts the client in a warm and bold way. The purpose is that the client is empowered, the client has a sense of self-worth. क्योंकि जो आइडेंटिटी पहले अगर फेलियर आइडेंटिटी में चेंज हो गई थी, now it has become a success identity as a consequence of the relationship between client and counselor. The second thing is there is an emphasis on choices. A lot of ing verbs are used in the conversation of client and counselor to concentrate on actions and thoughts. For example, bullying, ing verb, ing verbs, और this is an action. और इसी तरीके से जो है आप थॉट्स की बात कर सकते हैं जिसको आप ing verbs में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एंग्रिंग और फ्रस्ट्रेटिंग. तो और ये बिहेवियर भी हो सकता है. तो इस तरह के ing verbs यूज करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि द पीपल आर अवेयर ऑफ देयर थॉट्स एंड फाइनली अबाउट देयर चॉइसेस. Another important thing is that the counselor client focuses on the areas of change and making desires a reality. Whatever your desires are, how you can make them a reality, but keeping them within the domains of reality. जो चीज़ नहीं possible वो आप नहीं कर सकते, but what is possible can be achieved, and it depends on your inner perception and your phenomenological world, and finally making choices. Little emphasis is placed on tests, diagnosis, interpretation, and analysis. A reality counselor doesn't believe in using too many tests, or neither he or she believes in interpreting and analyzing and having an insight into clients' problems. Balki, it concentrates more on here and now and what is going on in the therapy. इसलिए डायग्नोसिस जो है उसको भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती. इसीलिए मैंने पहले आपको एक सेंटेंस जो सुनाया था कि वो बहुत सारे डायग्नोसिस जो हैं वो एट द एंड ऑफ द केस हिस्ट्री एक साइकेट्रिस्ट जो है वो लेकर सामने आ जाता है. Now we will be talking about goals of reality therapy. First of all, the goal of the therapy is to help clients become psychologically healthy
and rational. जब हम ये कहते हैं साइकोलॉजिकली हेल्दी और रैशनल, तो उससे मतलब क्या निकलता है? उससे मुराद ये है द क्लाइंट इज एबल टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ, द क्लाइंट इज एबल टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ. वो ये नहीं कहता कि ये डिसीजन जो मैंने किया है दरअसल मुझे फलां बंदे ने मजबूर कर दिया, दरअसल मैं तो ये नहीं चाहता था. ही शुड बी क्लियर while that person is making decisions about himself or herself. Another thing is that to help clients clarify what they want in life. So first of all, they should be clear what they want in life. अब बज़ाहिर ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन आप ये देखें अक्सर हमें वाकई नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए, and we are in different states of conflicts. और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाए, हमें क्या चाहिए, what do we want, and then accordingly we can make choices and make an effort to change accordingly. So there are 6 criteria that have been defined by William Glasser to judge a healthy behavior. जब आप कहते हैं कि the goal is to have a healthy behavior, तो healthy behavior की निशानियां क्या हैं? First is the behavior is competitive because you are living with other people, और realistic है लेकिन competitive है, because if it is competitive then it will give you something as an output. The second thing is it is easily completed. ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए जान तोड़ मेहनत करें फिर भी कुछ हासिल ना हो, because it is not realistic. तो realistic तो होना चाहिए जो आपको हासिल ही ना हो सके और उसके बाद आप frustration का शिकार हो जाएं. So there is no point in pursuing that kind of goal. Another thing is that it can be done by oneself. You don't have to depend on other people for achieving that particular goal, because आप कितनी देर तक डिपेंड करेंगे बाकी लोगों पे? Ultimately, you will have to solve your problems. Has value for the person. If the person has achieved that goal, it will provide a good feeling for him. It will be valuable for him. इसके लिए फायदामंद होगा. ऐसा नहीं है कि खामखा ही ये कर लिया बाद में आप सोच रहे हैं, तो उसके लिए फायदामंद होगा. Another thing is that it will bring an improvement in lifestyle by the practice of behavior. So if that person is demonstrating that behavior, तो उसकी lifestyle में बेहतरी आएगी, which could be recognized with other people also. Another important point about the healthy behavior is that the person can practice the behavior without becoming self-critical. यानी ऐसा नहीं है कि किसी लिहाज से वो unethical है, किसी के rights को exploit कर रहा है और उसको ये लगता है कि मैंने ये क्यों किया. So without getting oneself indulged in self-criticism, that behavior can be practiced. तो ये healthy behaviors की निशानियां हैं. Goals की हम बात कर रहे हैं. एक और goal क्या है? To help the client formulate a realistic plan to achieve personal needs. Sometimes people do not know कि कैसे हासिल करना है अपनी goal को, तो आप planning करते हैं. It is important कि आप अपनी goals achieve करने में जो planning required है वो बाकायदा एक चाहे आप उसको इनफॉर्मल तरीके से लिखें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें काउंसलर के साथ, लेकिन एक प्लान के तहत चलें. और अगर वो प्लान में हमें नजर आता है कि इट विल नॉट बिकम सक्सेसफुल, फायदा नहीं होगा इससे, तो देन यू कुड हैव अदर अल्टरनेटिव्स आल्सो. सो इन योर प्लान योर अल्टरनेटिव्स शुड हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड. Another goal is to have the counselor become involved with the client in a meaningful relationship. And this is very important because पहले हमने जैसे ये कहा कि आपकी सक्सेस आइडेंटिटी डेवलप करनी है. द पर्सन विल डेवलप सक्सेस आइडेंटिटी इफ यू विल बी एक्सेप्टेड बाय अदर पीपल. और यहाँ काउंसलिंग सिचुएशन में इट्स इंपॉर्टेंट दैट द क्लाइंट इज एक्सेप्टेड बाय द काउंसलर आल्सो. अनदर गोल इज टू फोकस ऑन द बिहेवियर एंड प्रेजेंट. Glaser believed that if you focus on behavior or present, so it is linked with other positive outcomes. It is linked with your feeling also. So your behavior or positive behavior will bring a positive feeling in you. और उसके साथ आपकी फिजियोलॉजी में भी चेंज आएगी, आपकी बॉडी केमिस्ट्री में भी चेंज आएगी, बिकॉज यू आर इंडल्ज्ड इन गुड बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर, और यू आर इंडल्ज्ड इन पॉजिटिव फीलिंग एट द सेम टाइम. Another point is it aims to eliminate punishment and excuses from the client's life. Punishment कौन सी हैं? For example, if I couldn't do that, तो I may be punished. अब ये नहीं है कि आपको थप्पड़ लगाया जाएगा अगर आप ये नहीं करते. Punishment ये भी हो सकती है social disapproval. If I couldn't do that, that maybe the counselor will blame me. The other people would blame me. So
विदाउट ब्लेम्स आप उसको बिहेवियर को डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं और डिजायरेबल चॉइसेस जो हैं और चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं. सो यू विल नॉट बी पनिश्ड बाय अदर पीपल. ये उसको एहसास दिलाना चाहिए क्लाइंट को. एंड एक्सक्यूजेस जो हैं वो भी दे शैल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम क्लाइंट्स फिलोसफी. एक्सक्यूजेस क्या हैं? आई कैन नॉट डू दैट, सेल्फ डिफीटिंग काइंड ऑफ बिहेवियर, और आई डोंट वांट टू डू दैट, और मैं इसलिए नहीं कर सका बिकॉज आई वॉज बिजी, और फिर इसको कभी कर लेंगे. सो दीज काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस शैल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम क्लाइंट्स वोकैबुलरी. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट टेक्निक्स दैट आर एम्प्लॉयड इन रियलिटी थेरेपी. डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड. वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमें दूसरी बिहेवियरल अप्रोचेस में नजर आती हैं, लेकिन देयर आर अ फ्यू टेक्निक्स दैट आर यूज्ड बाय रियलिटी काउंसलर्स. फर्स्ट मेजर टेक्निक इज टीचिंग. अब टीचिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो काउंसलर का काम है फॉर द क्लाइंट. So William Glaser maintains that teaching is very important technique as far as reality approach to counseling is concerned. और when you are talking about teaching, तो हमें इसमें learning situations नजर आती हैं. So he talks about 3 kinds of learning situations. Specialized learning situation is made up of 3 separate but interwoven situations according to Glaser. What are these 3 separate but interwoven situations? One is involvement between client and counselor. और उसके बाद to show to the client that client is accepted as a person, but his some behavior or choices may not be accepted by the counselor, but as a person he is accepted. और उसके बाद the third thing is how to bring a change in your life within the domains of reality. While you are staying in the boundaries of reality, what particular changes can be brought in the life of client. Another technique is positiveness, that you are talking about constructive, positive outcomes. Goals clear cut define होनी चाहिए. क्या पॉजिटिव चेंज आएगी? क्लाइंट का बिहेवियर कैसे चेंज हो जाएगा, कैसे उसकी जिंदगी में उसकी हेल्प करेगा और उसकी इफेक्टिवनेस नजर भी आएगी. सो यू आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चेंजेस इन क्लाइंट्स लाइफ. And for bringing that change, you are having a clear-cut plan about your goals. और ये प्लान जब आप बनाएंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि पॉजिटिवनेस और जो पॉजिटिव चेंज है वो कैसे आएगी क्लाइंट की लाइफ में. Another technique is employing humor. ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को फनी अंदाज में देखें, और कई दफ़ा ये होता है कि जब अपने प्रॉब्लम्स को आप फनी अंदाज से, फनी एंगल से देखते हैं तो उसकी सीरियरिटी कम हो जाती है और यू फील लाइट हार्टेड अबाउट दैट. आपको इतना ज़्यादा वो जो है ये नहीं लगता कि ये एक बड़ा सीवियर प्रॉब्लम है, और उसका असर भी कुछ कम हो जाता है. तो कभी कभार ये होता है कि उसी प्रॉब्लम को काउंसलर जो है एक फनी स्टाइल से बयान कर देता है. ट्राइज टू ब्रिंग ह्यूमर इन थेरेपी. तो उससे भी ये होता है कि क्लाइंट जो है उसमें हौसला भी पैदा होता है. He looks at things in a different way, or maybe in future he also sees at the things from a different humorous angle, जिससे उसकी severity जो है वो कम हो जाती है. Another point is confrontation. Confrontation in reality approach to counseling is used in the same way, जिसके बारे में हम पहले भी काफी दफा बात कर चुके हैं. You confront your client अगर आपको कहीं behavior और आपकी attitude में incongruous नजर आता है, और कभी कभार आपको ये लगता है कि क्लाइंट शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज चॉइसेस, तो फिर आप उसको कन्फ्रंट करते हैं और यू कैन आस्क क्वेश्चंस. और जैसा मैंने पहले कहा, बहुत ज्यादा टेस्ट वगैरह यूज नहीं होते, लेकिन आप क्वेश्चनिंग काफी कर सकते हैं. जैसे व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ. तो आप बहुत से सवालात कर सकते हैं. और लेकिन आप कन्फ्रंटेशन जो है उसको माइल्ड होना चाहिए. उसको ये नहीं होना चाहिए कि एज इफ यू आर ब्लेमिंग योर क्लाइंट, बिकॉज ये पहले हमने बात की थी कि ब्लेम नहीं होगा थेरेपी में. Another technique is role playing. There could be several role playings between client and counselor, between different clients, to just ये कह सकते हैं कि आप एक्सरसाइजेस करते हैं कि कैसे आप चॉइसेस बना सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट चॉइसेस अपनी लाइफ में ला सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट अगर आपके सामने डायरेक्शंस हैं तो आप किसको चूज करेंगे. और उसके साथ जो है वो आप जब रोल प्ले करते हैं, देन यू आर
really learning self management and self control. और एक और टेक्निक जो अगली है जिसका इसके साथ लिंक है कि फिर आप फीडबैक आपको देता है आपका काउंसलर ऑन योर रोल प्लेइंग्स. An important thing in reality therapy is the WDEP system. इससे क्या मुराद है ये देखते हैं. W से मुराद है कि what does your client want? So you can ask your client what do you want? सबसे पहले उसको जानना जरूरी है. किस लिए वो आया है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीज वो चाहता है. आपको याद है मैंने गोल्स में ये बात की थी कि समटाइम वी आर नॉट वेरी क्लियर व्हाट डू वी वांट. तो पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट डज योर क्लाइंट वांट, और अगर उसको क्लियर नहीं है तो आप ये क्लैरिटी पैदा करें. सेकेंड थिंग इज विल दिस चॉइस गेट यू इन द राइट डायरेक्शन. अब आपने कोई चॉइस कर ली, यस दिस इज व्हाट आई वांट, तो क्या ये राइट डायरेक्शन में आपको लेके जा रही है, दिस इज रियली व्हाट यू वांट, और ये रियलिटी भी है आपके सर्कमस्टांसेस में. और आप डी से ये भी कह सकते हैं डायरेक्शन, और डूइंग भी कह सकते हैं. अगर आपकी ये चॉइस है तो व्हाट यू आर डूइंग टू गेट दिस, और इसको अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं. द थर्ड थिंग इज सेल्फ इवैल्यूएशन. यू इवैल्यूएट योर सेल्फ, हेल्पलेसनेस ऑफ योर बिहेवियर. आपका बिहेवियर जो है सेल्फ डिफीटिंग है या पॉजिटिव है, आपका बिहेवियर कंस्ट्रक्टिव है या फिर अगेन आई वुड से दैट इज डिसफंक्शनल, ये आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा ही नहीं रहा. तो यू सेल्फ इवैल्यूएट अबाउट योर बिहेवियर. द फोर्थ थिंग इज प्लानिंग. जब आपने ये देख लिया व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू डूइंग टू गेट दैट चॉइस, आपका करंट बिहेवियर कैसा है, तो अब फिर इसको चेंज करने के लिए प्लानिंग क्या करनी है. और कई दफा आप रोल प्लेइंग करते हैं, फ्यूचर और पास्ट के एक्सपीरियंसेस को करंट में लाते हैं और देखते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में चेंज पैदा करें तो फिर कैसे हो जाएंगे आप, आपके ख्यालात में क्या चेंज आएगा, आपके बिहेवियर में, आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा. सो यू डू ऑल दैट प्लानिंग. उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा जाता है क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान, और फिर एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी गोल्स को हासिल करने की कोशिश की जाती है. There are certain steps which incorporate goals and techniques. और वो क्या हैं? These are 8 steps which will help incorporate आपकी goals और techniques को इकट्ठा कर देंगे. जैसे आपकी goals हैं उस techniques की उसके मुताबिक साथ साथ चलेंगी. अब ये देखते हैं वो कौन से 8 steps हैं. One is you establish a relationship. ये बड़ी सबसे important बात है, क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान relationship establish करें, क्योंकि इसके बगैर जो है वो आप इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, और जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो आप क्लाइंट के डिसीजंस पर असरअंदाज नहीं हो सकेंगे. एंड यू विल नॉट बी एबल टू पॉइंट आउट टू द क्लाइंट दैट यू वैल्यू हिम एज अ पर्सन. सेकेंड थिंग इज यू फोकस ऑन प्रेजेंट बिहेवियर. इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि अगर आप प्रेजेंट बिहेवियर पर कंसंट्रेट करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू चेंज दैम. पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर के बारे में आप अभी कुछ करने की पोजीशन में नहीं हैं. The third step is client's evaluation of his behavior. Like I said before, कि आप evaluate करते हैं अपने behavior को, तभी आप goals और techniques को इकट्ठा कर सकते हैं. जो आपकी goal है उसके मुताबिक आपकी technique चलेगी. Another thing is you develop a contract or plan of action. It is a goal-oriented, action-oriented therapy. तो आप planning कर लेते हैं क्या करना है. Another thing is you get a commitment from the client कि उसने आपके साथ साथ चलना है गोल्स के मुताबिक, बीच में भाग नहीं जाना, थेरेपी छोड़ नहीं देनी, हौसला भी नहीं हारना. अनदर पॉइंट इज यू विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम द क्लाइंट. यू हैव टू मेक इट क्लियर, क्योंकि पहले बात की थी पनिशमेंट की भी बात नहीं होगी, ब्लेम की बात नहीं होगी, और एक्सक्यूजेस भी नहीं सुनी जाएंगी. बिकॉज जब एक्सक्यूजेस सुनी जाएंगी तो फिर द पर्सन कैन ऑलवेज विदड्रॉ, पीछे मुड़ सकता है, छोड़ सकता है वहीं पर थेरेपी को, वहीं पर एक्शन को छोड़ सकता है, और एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रियलिटी थेरेपी. द नेक्स्ट पॉइंट इज यू अलाउ रीजनेबल कॉन्सिक्वेंसेज बट विदाउट पनिशमेंट. विदाउट पनिशमेंट्स आप कहते हैं ये कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए, व्हाट वी आर डूइंग, हमें ये आउटपुट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी मिलती तो यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर दैट. और ये आप एटीट्यूड के जरिए शो करते हैं, बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट with his drawbacks also. And finally, you refuse to give up on the client. The client sometimes says, no, I don't want to go further, but you are not giving up as counselor.
You still will say कि अगर एक चीज काम नहीं कर रही, let's adopt another alternative plan of action, और जिसकी हमने पहले बात की थी कि आप alternatives और planning साथ साथ करके रखते हैं. Finally, we are coming to evaluate reality therapy, or first of all, we will be discussing as usual strengths of this therapy. The first strength is it's a real working model for different problems, populations and settings. It has been used in multiple settings, crisis interventions, crisis setting में, rehabilitation setting में, it is used in clinics, jails, prisons, और इसके अलावा जो है it is used with children, aged people, young adults, adolescents, or for multiple problems, for example, antisocial personality, personality disorders, conduct disorders. इसके अलावा जो है वो हमें ये भी नज़र आता है कि ये सोशल, साइकोलॉजिकल और सोशल डिफरेंट तरह के एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है. सो इट इज़ क्वाइट वाइड, और इसकी अप्रोच जो है वो मल्टी डायमेंशनल है. अनदर थिंग इज़ दैट इट इज़ quite good in that sense that it looks at the accountability and concrete outcomes. जब हम प्लानिंग कर लेंगे अपनी गोल्स की, तो फिर हमें कॉन्क्रीट आउटकम्स पता होंगे, तो फिर हमें पता होगा कि हमने ये वाली गोल अचीव की है या नहीं की, तो हम अकाउंटेबिलिटी उसकी पॉइंट आउट कर सकते हैं. Another point is it emphasizes short-term treatment. You don't require many years or many months even for treatment. It can be quite short term. Another point is that it promotes responsibility and freedom within individuals without blame, or an attempt to restructure the entire personality. You do not try to change the entire personality of the person, क्योंकि आप सिर्फ फोकस करते हैं उसकी चॉइसेस पर, और उसको चेंज करके आप समझते हैं कि उसकी बाकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगी. जैसे मैंने पहले कहा था, आप थॉट्स को चेंज कर लेते हैं तो फिर फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी तो फिजियोलॉजी भी इससे अफेक्टेड होगी. सो देयर कुड बी सेवरल पॉजिटिव आउटकम्स. अनदर पॉइंट इज दैट द अप्रोच एड्रेसेस द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. अकॉर्डिंग टू विलियम ग्लेसर, देयर कुड बी टू कॉन्फ्लिक्ट्स, या आप कह सकते हैं टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. वन इज ट्रू कॉन्फ्लिक्ट विच इज ऑन इंटरपर्सनल लेवल. ये ट्रू इसलिए है कि उसका कोई एक हल नहीं होता. द कॉन्फ्लिक्ट विच इज बिटवीन पीपल, इंटरपर्सनल लेवल पर हर एक उसका डिफरेंट हल बताता है, और एक रियल आइडियल हल जो है वो नहीं मिलता, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट. अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि आप बेहतर है कि उसको छोड़ दें. दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रियल, पहला रियल है और दूसरा वो है जो कि रियल नहीं है, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है जो कि आपकी अपनी जात के अंदर है. फॉर एग्जाम्पल, आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं लेकिन खाना भी ज़्यादा खाना चाहते हैं. यू लव फूड और यू लव हाई कैलोरी और फैटनिंग फूड्स. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके अंदर है. सो एक तो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि बाकी कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरपर्सनल लेवल पर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन और एक फेक लेवल पर होता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है जिसको आप चेंज कर सकते हैं. तो बेहतर ये है कि अपनी चॉइसेस जो हैं और चेंज इस चीज़ पर कंसंट्रेट करें कि फेक कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है. एज फॉर एज लिमिटेशंस आर कंसर्न्ड, टू मच एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन हियर एंड नाउ. हम पास्ट की बात नहीं करते, और बहुत सारी पास्ट में चीज़ें होती हैं जो हमारे करंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, और ज़रूरी नहीं कि हम करंट पर कंसंट्रेट करके अपने सारे प्रॉब्लम्स को हल कर सकें. The second thing is it is too simplistic and superficial. अब आप जब सिंप्लिसिटी की बात करते हैं, सुपरफिशियल की बात करते हैं, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये जो है बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं कि आप चॉइसेस की बात कर रहे हैं, और आप फिर ये कहते हैं कि अगर आप ये चॉइसेस अपनी ठीक कर लेंगे तो आप चेंज भी ला सकेंगे. सो समटाइम द थिंग्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, और इतनी एक बात से जो है वो मसला हल नहीं किया जा सकता. Next thing is it ignores biology as a factor in mental illness, कि whatever is your perception will determine your faulty and dysfunctional perceptions also, और आपके experiences को. जैसे mental illness जो है that is determined by genetic factors also. Mental illness is not just created by your perceptions and phenomenology of your inner world, and that is a big criticism on reality therapy.
Then another point is that it doesn't deal with the full complexity of human life, unconscious, और फिर उसके जो पर्सनैलिटी डायनामिक्स हैं उन पर तवज्जो नहीं देती, जिस पर जैसे साइको एनालिसिस जिस पर तवज्जो दिलाता है. Another thing is that it depends on two-way communication or establishment of a good client-counselor relationship, और अगर वो रिलेशनशिप कायम ही ना हो तो फिर अगला प्रोसेस कैसे चलेगा, ये क्रिटिसिज्म काफ़ी की जाती है. और द लास्ट पॉइंट इज दैट द अप्रोच कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फोकस. जब से विलियम ग्लेसर ने बनाया उसके बाद इसकी एम्फेसिस जैसे कितना एक्सेप्ट करना चाहिए क्लाइंट को, सिमिलरली कंट्रोल थ्योरी जो है उसमें भी चेंजेस आ चुकी हैं. तो ये चेंजेस की वजह से सम टाइम जो है ये थेरेपी या काउंसलिंग अप्रोच डाउटफुल हो जाती है. एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ करना चाहूंगी, स्किल एनहेंसमेंट एक्टिविटी. यू डिसाइड ऑन स्पेसिफिक चेंजेस यू वांट इन योर लाइफ. आप डिसाइड करें आप कौन सी चेंजेस अपनी लाइफ में चाहते हैं, और उसके बाद यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज चेंजेस. यू टेक ओनरशिप ऑफ दैम. क्या चीज चाहिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है और आपने ओनरशिप उसकी लेनी है. यू आर नॉट सेइंग कि मेरे इस चॉइस पर फलां शख्स का हाथ है. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. कोई चीज़ सोच लें जो आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं. कोई अच्छा ग्रेड लेना चाहते हैं, इम्तिहान में ख़ास तरीके से कामयाबी चाहते हैं, कोई और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, सेल्फ असर्टिव होना चाहते हैं, और फिर इसके लिए काम करना शुरू कीजिए. सो लेट्स रिव्यू व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे. वी टॉक्ड अबाउट रियलिटी अप्रोच टू काउंसलिंग, और रियलिटी थेरेपी की बात की थी विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम ग्लेसर इन 1965. And we talked about the basic dimensions of reality therapy. It concentrates on people's making choices or making changes in their life. Or we also discussed that it is related with one's phenomenological world, that the choices are generated from within a person. और change जो है वो वही शख्स अपनी लाइफ में ला सकता है. इसीलिए बाकी लोगों के decisions और blames जो हैं उनको इससे अलग कर देना चाहिए. And we talked about view of human nature as far as reality therapy is concerned, and in that dimension we talked about physical and psychological needs, and both needs to be satisfied, but psychological needs which are related with belongingness, love, freedom, recreational activities, fun, so on, they are more important. And then finally they are linked with identity, self-identity also, or identity could be of two kinds, failure identity or success identity, and they are developed in a person according to their socialization or life experiences. And then we talked about goals. Goal kya hai? You get a psychologically healthy person, or what does that person want, usko samajhne ki zarurat hoti hai. And then you use different techniques to get a healthy lifestyle and behavior. और टेक्निक्स में सबसे important टेक्निक है टीचिंग की. उसके अलावा पॉजिटिवनेस, then you employ humor in therapy, you can confront at times also with the client, and then you do different role-playing exercises and you provide feedback about them. And finally we talked about WDEP system of reality therapy, और उसके साथ हमने ये भी देखा कि इसकी strengths और weaknesses क्या हैं. तो हमने ये देखा कि strengths के लिहाज से it has a wide scope, लेकिन वीकनेसेस ये हैं कि ये बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को रियलिटी थेरेपी इग्नोर करती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. अगले लेक्चर में हम एक और नए टॉपिक का आगाज करेंगे. अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.